अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 14 अप्रैल 2026 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 25 शव्वाल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने आज मंगल को B.R. अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर अपने हम वतनों को मुबारकबाद पेश की और हिंदुस्तानी आइन के मुअम्मर को खिराज अकीदत पेश किया। एक पैगाम में सदर जमहूरिया ने कहा, हिंदुस्तानी आइन के चीफ मुअम्मर और अजीम समाजी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के यौम पैदाइश के मौके पर मैं इन्हें खिराज अकीदत पेश करती हूँ। अम्बेडकर को एक फ़क़ीह, माहिर इक़्तिसादियत, गहरे मुफ़क्किर, क़ानूनी स्कॉलर और मसावत पर मबनी समाजी निज़ाम के मजबूत वकील के तौर पर बयान करते हुए सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कौम की तामीर और समाजी इंसाफ के लिए इनकी ज़िंदगी भर की शराकत पर रोशनी डाली। आज के इस खबरनामे को MS एजुकेशन की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। MS Education Academy believes that education is the best gift from parents to their children. That's why we offer a modern, tarbiyat-based education that nurtures both academic excellence and strong moral values. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. Please click the link given in description for more details. वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज मंगल के रोज हिंदुस्तानी आइन के मुअम्मर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को इनकी यौम पैदाइश के मौके पर खिराज अकीदत पेश किया। कौम की तामीर के लिए इनकी कोशिशों को याद करते हुए जो नस्लों को तरक्की पसंद समाज की तामीर के लिए तहरीक देती रहती है, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट शेयर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को इनकी यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत। कौम की तामीर के लिए इनकी कोशिशें बहुत ज़्यादा हौसला अफजा हैं। इनके ज़िंदगी और काम नस्लों को एक मुनसिफाना और तरक्की पसंद मुआशरे की तामीर के लिए तरगीब देते रहते हैं। उत्तराखंड के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने आज मंगल को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की रियासत में आमद पर इनका खैर मुक़द्दम किया। इस बात पर रोशनी डाली कि किस तरह दिल्ली देहरादून इक़्तिसादी राहदारी का इफ्तिताह रियासत के लिए तरक्की के एक नए दौर का आगाज़ है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में उत्तराखंड के वज़ीर आला धामी ने मंगल की सुबह लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म की क़यादत ने हिंदुस्तान के आलमी कद को बुलंद किया और मुल्क भर के लाखों लोगों को मुतासिर किया। उन्होंने इन्हें तरक्की का आइन और कर्मा योगी भी कहा। धामी ने मजीद लिखा कि तरक्की के आइकॉन और कर्मा योगी काबिल एहतराम वज़ीर-ए-आज़म जी का देवताओं की सरजमीन उत्तराखंड में इनकी आमद पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद और मुबारकबाद पेश करता हूँ। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने आज मंगल को B.R. अम्बेडकर को इनकी 135वीं यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। हिंदुस्तान के आइन की तश्कील और समाजी इंसाफ को फरोग देने में इनके किरदार को याद किया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में अमित शाह ने जमहूरियत और कौमी इत्तेहाद में अम्बेडकर की शराकत पर रोशनी डालते हुए कहा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें एक ऐसा आइन देकर हमारी जमहूरियत की मजबूत बुनियाद रखी जो हर तबके को मसावी हुकूक और मौके फराहम करते हैं। उन्होंने आर्टिकल 370 की सख्त मुखालिफत की, जिन्होंने बाबा कौम को समाज की खातिर बाबा कौम के लिए यकसा हुकूक और मौके फराहम किए हैं। तालीम याफ्ता बने और मुनज़्ज़म रहें। अपनी ज़िंदगी से हमें सिखाते हैं कि जब कौमी खिदमत और अवाम की फलाह का अज़्म हो तो हर रुकावट छोटी हो जाती है। समाजी इंसाफ के अलमबरदार आइन के मुअम्मर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को इनकी यौम पैदाइश पर सलाम। कौमी दारकूमत दिल्ली से मुतसिल उत्तर प्रदेश के सनती शहर नोएडा में गुज़िश्ता कई दिनों से जारी फैक्ट्री मुलाजमीन का एहतजाज अचानक पुरतशद्दुद हो गया, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ सनती इलाकों में कशीदगी फैल गई। तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे के साथ सड़कों पर उतरे निजी शोबे के हज़ारों मुलाजमीन ने कई फैक्ट्रियों में घुसकर तोड़फोड़ मचाई। इस दौरान आतिशज़नी और पथराव के वाक़यात भी पेश आए। मुजाहिरीन ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जबकि कुछ मुकामात पर पुलिस के साथ झड़पें भी पेश आई। इसी दौरान हुजूम के दरमियान फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें खातून को गोली लगने की इत्तला है। जख्मी खातून को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक रोज़ कबल ज़िले इंतजामिया, पुलिस और मुतालिका अथॉरिटी के अफसरान ने मजदूरों के साथ मीटिंग करके इनके मुतालबात पर गौर करने और जल्द अज जल्द हल निकालने की यकीन दहानी कराई थी, ताहम एहतजाज खत्म ना हो सका। यह एहतजाज इब्तदाई तौर पर गुरुग्राम से शुरू हुआ, जो आहिस्ता आहिस्ता नोएडा की मुख्तलिफ सनती इकाइयों तक फैल गया। गौतम बुद्ध नगर में एहतजाज के दरमियान उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ हुकूमत ने हुनरमंद और गैर हुनरमंद कारकुनों की उजरत में इजाफा करने का फैसला कर लिया। उत्तर प्रदेश हुकूमत ने 1 अप्रैल से 21% उबूरी उजरत में इजाफे का ऐलान किया। नोएडा और गाजियाबाद में मजदूरों को 21% का सबसे ज्यादा इजाफा मिला, बशमुल बुनियादी तनख्वाह और महंगाई अलाउंस। गैर हुनरमंद कारकुनों के लिए माहाना उजरत 11,313 रुपये और रोजाना उजरत 435 रुपये मुकर्रर की गई। नई हुनरमंद कारकुनों के लिए माहाना उजरत 12,446 और रोजाना उजरत 478 मुकर्रर की गई।
हुनरमंद कारकुनों के लिए माहाना तनख्वाह 13,940 रुपए और रोजाना उजरत 536 रुपए मुकर्रर की गई। ताहम हुकूमत ने 20,000 रुपए की कम से कम उजरत की खबरों को गुमराहकुन करार देकर मुस्तरद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मगरबी बंगाल में लाखों अफराद के वोटिंग से महरूम रह जाने के अंदेशों पर फिक्रमंदी का इजहार किया, मगर इसके खिलाफ दाखिल की गई अर्जी को क़ब्ल अज़ वक्त करार देकर खारिज कर दिया। SIR में जिन लोगों के नाम कटे हैं, अदालत ने पहले रियासत में हाई कोर्ट के जरिए कायम किए गए 19 ट्रिब्यूनल से रुजू की हिदायत दी। अहम बात यह है कि रियासत में असेंबली इलेक्शन के लिए 23 और 29 अप्रैल को 2 मरहले में वोटिंग होगी और इस बात की उम्मीद कम है कि 34 लाख अपीलों पर ट्रिब्यूनल इससे कल फैसला सुना सकेंगे। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन के SIR के बाद जारी की गई वोटिंग लिस्ट को फ्रीज यानी मुंजमद करने के फैसले की मुखालिफत की जा रही है। आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा आशा भोसले को पूरे सरकारी एजाज के साथ दादर के शिवाजी पार्क में सुपुर्द आतिश कर दिया गया। उनकी आखिरी रसूमात के वक्त बैकग्राउंड में अभी ना जाओ छोड़कर नगमा मध्यम आवाज में बज रहा था, जबकि अंतिम संस्कार से कबल अनूप जलोटा ने जहां जिंदगी एक सफर है सुहाना के जरिए आशा भोसले को अलविदाई खिराज अकीदत पेश किया। वहीं शान ने प्यार के एक मोड़ पे गाकर मारूफ नगमा निगार को अलविदा कहा। इनके साथ ही शान ने भी मौसीकी पर मबनी खिराज अकीदत पेश किया। आशा भोसले की सबसे छोटी बहन उषा मंगेशकर भी आखिरी रसूमात में शिरकत के लिए शिवाजी पार्क पहुंची थी, जो बहन के गम में निढाल नजर आ रही थी। सरकारी एजाज के तौर पर आशा भोसले को तिरंगे में लिपटा गया और पुलिस के बैंड ने गम के मौके की मौसीकी बजाकर अफसोस का इजहार किया। रियासत के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने चादर पेश की। आशा भोसले की पोती ज़ैनब भोसले का अंतिम संस्कार के वक्त रो रो कर बुरा हाल था। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने मगरबी बंगाल में एक इंतखाबी रैली के दौरान ऐलान किया कि अगर बीजेपी इख्तिदार में आई तो रियासत में कभी भी बाबरी मस्जिद की तामीर की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने ममता बनर्जी और AJUP के बानी हुमायूं कबीर को एक ही सिक्के के दो रुख करार देते हुए इल्जाम लगाया कि दोनों की सियासत एक जैसी है। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने अयोध्या में राम मंदिर की तामीर की मुखालिफत की, जबकि हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद के बिलडांगा में बाबरी मस्जिद तर्ज की मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला ने कहा कि कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, DMK, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने 550 साल तक रामलला को खेमे में रखा। 2019 में आवाम के भारी मैंडेट के बाद नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर तामीर कराया, जिसकी ममता बनर्जी ने मुखालिफत की। उन्होंने वाज़ेह किया कि बंगाल में बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद किसी भी सूरत बाबरी मस्जिद नहीं बनने दी जाएगी। सदरुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि 70 साल से बंगाल की आवाम ने कभी कांग्रेस, कभी कम्युनिस्ट और कभी TMC को वोट देकर कामयाब किया, लेकिन किसी जमात ने मुस्लिम आबादियों से इंसाफ नहीं किया। मुर्शिदाबाद, मालदा इलाकों में सनतें कायम नहीं की गई। मौजूदा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को अवाम ने 3 मरतबा मौका दिया। इस मरतबा बंगाल की आवाम सोच समझ कर अपने वोटों का इस्तेमाल करें। यकीनन सेकुलरिज्म का साथ दें, लेकिन सेकुलरिज्म की दुहाई देने वाले गूंगे, अंधे और बहरे हो गए हैं। TMC, कांग्रेस और BJP वाले यह जान लें कि इनके डराने के दिन अब खत्म हो गए। मजलिस किसी से डरने वाली नहीं है। कमजोर मजलूम समाज की लीडरशिप बनाकर दम लेगी, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि बंगाल के गरीब मुसलमानों की सियासी लीडरशिप बन जाए। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने मगरबी बंगाल के जिला मुर्शिदाबाद के हल्के असेंबली के रघुनाथगंज में मजलिसी उम्मीदवार व सदर मजलिस बंगाल इमरान सोलंकी की ताईद में मुनक़िदा एक जलसे से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। मौसीकी की दुनिया की अजीम और लीजेंडरी गुलकारा आशा भोसले के इंतकाल के बाद मुंबई में इनकी आखिरी रसूमात के दौरान एक निहायत जज्बाती मंजर देखने को मिला, जब भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद सिराज ने इनकी पोती ज़ैनब भोसले को दिलासा दिया। आशा भोसले की रिहाइशगाह पर जब अहले खाना, दोस्तों और मदाहों की बड़ी तादाद आखिरी दीदार के लिए जमा थी, इसी दौरान क्रिकेटर मोहम्मद सिराज भी ताज़ियत के लिए वहां पहुंचे। एक वीडियो में देखा गया कि सिराज हुजूम में ज़ैनब को तलाश करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही दोनों की मुलाकात होती है, ज़ैनब भोसले जज्बात पर काबू ना रख सके और ज़ारो ख़तार रोने लगती है। वो सिराज के सीने से लगकर रोती है, जबकि सिराज इन्हें तसल्ली देते हुए इनके साथ खड़े रहते हैं। यह मंजर वहां मौजूद हर शख्स को आबदीदा कर गया। मोहम्मद सिराज और ज़ैनब भोसले को अक्सर मुख्तलिफ तकरीबात और निजी महफिलों में एक साथ देखा गया। इनकी खुर्बत को लेकर माजी में कई तरह की क़यासाराइयां भी सामने आई। ताहम ज़ैनब ने वाज़ेह किया था कि इन दोनों के दरमियान रिश्ता भाई बहन जैसा है। तेलंगाना के वज़ीर रेवंत रेड्डी ने लोकसभा हल्क़े-जात की 89 हदबंदी और तादाद में इजाफे की मुखालिफत करते हुए इल्जाम आयद किया कि जुनूबी रियासतों और छोटी रियासतों के साथ नाइंसाफी की साजिश की जा रही है। तेलंगाना सेक्रेटरीट में मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि लोकसभा हल्क़े-जात की 89 हदबंदी एक खतरनाक इक़दाम है। उन्होंने कहा कि लोकसभा हल्कों की तादाद में 50% इजाफे के फैसले से महज शुमाली रियासतों को फायदा होगा, जबकि जुनूबी रियासतों के लिए यह फैसला नुकसानदा है।
انہوں نے کہا کہ حکومت کے اس اقدام سے ملک کی یکجہتی کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے کیونکہ جنوبی ریاستوں میں ناانصافی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ریونت ریڈی نے مرکزی حکومت کو تجویز پیش کی کہ 50% نشستوں کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہوئے مردم شماری اور مجموعی شرح ترقی کے اعتبار سے ریاستوں کو الاٹ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی معیشت میں اہم حصہ ادا کرنے والی جنوبی ریاستوں کو انعام دیا جانا چاہیے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ کے جسٹس بی وجے سین ریڈی نے ہیڈرا کو ہدایت دی کہ حیدرآباد اور بلدی علاقوں میں کوئی بھی انہدامی کارروائی انجام نہ دے۔ ہائی کورٹ نے جھیلوں، ذخائر آب، نالہ اور سڑکوں پر غیر مجاز قبضوں کی برخاستگی کی اجازت دی ہے۔ جسٹس وجے سین ریڈی نے ہیڈرا کی جانب سے بارہا طور پر عدالتی احکامات کی خلاف ورزی پر ناراضگی کا اظہار کیا۔ وجے سین ریڈی نے کہا کہ وہ تقریباً 100 کیسز کی سماعت کر رہے ہیں لیکن انہدامی کارروائیوں کے لیے ہیڈرا کے پاس کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ امین پور منڈل کے اللہ پور سے تعلق رکھنے والے کسانوں کی جانب سے ہائی کورٹ میں درخواست داخل کرتے ہوئے ہیڈرا کارروائیوں کی مخالفت کی گئی۔ درخواست گزاروں نے بتایا کہ ہفتے کی الگ صبح 4:30 بجے ہیڈرا نے 2 فلور کے مکان اور 100 سالہ قدیم مکان کو بھی منہدم کر دیا۔ حکام نے 12 CCTV کیمرے اور DVR اپنی تحویل میں لے لیا۔ سینئر کونسل روی چندر نے درخواست گزاروں کی جانب سے عدالت کو بتایا کہ انہدام کے وقت جنگ جیسی صورتحال پیدا کی گئی۔ حیدرآباد میں واقع ایرانی قونصلیٹ نے ہندوستانی عوام کی جانب سے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ایرانی قوم کے لیے امداد کی فراہمی پر اظہار تشکر کیا۔ قونصلیٹ کی جانب سے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر کہا گیا کہ انسانی ہمدردی کی بنیاد پر جو عطیات فراہم کیے جا رہے ہیں اس کے لیے عطیہ دہندگان کو اطلاع دی جاتی ہے کہ سفارت خانہ کا بینک اکاؤنٹ کارکرد نہیں ہے۔ عطیات نقد رقم کی صورت میں حیدرآباد میں واقع قونصلیٹ جنرل اسلامی جمہوریہ ایران میں جمع کرا سکتے ہیں۔ بنجارا ہلز روڈ نمبر 7 امام خمینی روڈ پر واقع ایرانی قونصلیٹ میں پیر تا جمعرات صبح 9 تا شام 5 بجے نقد عطیات جمع کرا سکتے ہیں۔ اسی دوران ہندوستان میں ایران کے سفارت خانے کے مطابق ہندوستانی عوام کی جانب سے دی گئی میڈیکل امداد کی دوسری قسط ریڈ کریسنٹ سوسائٹی ایران کو روانہ کر دی گئی۔ شہر حیدرآباد کے قبرستان میں قتل کی سنگین واردات پیش آئی جہاں ایک نوجوان کا قتل کر دیا گیا۔ عبرت کے مقام پر پیش آئی اس واردات سے علاقے میں سنسنی پیدا ہو گئی۔ شہر حیدرآباد میں وقفے سے قتل کی وارداتوں کا پیش آنا عام بات بنتی جا رہی ہے اور نشے کی لعنت کا شکار نوجوان نسل ہی ان سنگین وارداتوں میں ملوث ہوتی جا رہی ہے۔ نہ ہی سماجی ذمہ داری ہے نہ ہی ملی اہمیت کا احساس، نشے کا عام ہونا ہی ان وارداتوں کا اصل سبب بنتا جا رہا ہے۔ معمولی بات پر برہمی اور قتل کی وارداتیں انجام دی جا رہی ہے۔ ان سنگین اور انتہائی خطرناک رخ اختیار کر رہے شہر کے حالات پر ارباب مجاز بالخصوص پولیس کی کارروائی مجرمانہ غفلت کا سبب بنتی جا رہی ہے۔ نتیجتاً نوجوان نسل تباہی کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ پیر کی شام چنچل گوڑے کے سلطان دائرہ قبرستان میں ایک نوجوان کا قتل کر دیا گیا۔ اس واردات میں 2 کم عمر ملزمین کی نشاندہی کی گئی جو باغ جہارہ یاقوت پورے کے ساکنان ہیں۔ موثوق ذرائع کے مطابق مادانہ ویٹ پولیس نے ان دونوں کو حراست میں لے لیا ہے، تاہم اس بات کی توثیق نہیں کی گئی۔ پولیس ذرائع کے مطابق پرانی دشمنی کے تحت جاوید کا قتل کیا گیا۔ پولیس مصروف تحقیقات ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر نے خیرتآباد میں واقع محکمہ ٹرانسپورٹ کے دفتر میں عوامی حکمرانی ترقیاتی منصوبے کے تحت ارائیو الائیو روڈ سیفٹی پروگرام کا پوسٹر جاری کیا۔ اس موقع پر وزیر موصوف نے کہا 13 تا 18 اپریل ریاست بھر میں پولیس اور محکمہ ٹرانسپورٹ کے باہمی تعاون سے روڈ سیفٹی کے تعلق سے خصوصی پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس پروگرام کا بنیادی مقصد ٹریفک قوانین کے بارے میں آگہی میں اضافہ، حادثات کو کم کرنا اور قیمتی جانوں کے نقصانات کو روکنا ہے۔ متاثرین کو اسپتال پہنچانے والوں کو ایوارڈ سے نوازا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ماحولیاتی تحفظ، ٹریفک قوانین کا سخت نفاذ، ہر ضلع میں جائزہ اجلاس اور طلباء کے لیے روڈ سیفٹی سے متعلق بیداری پروگرام بھی منعقد کیے جا رہے ہیں۔ تلنگانہ بھر میں ایک ساتھ راشن تقسیم کا عمل شروع ہونے کے بعد مختلف مقامات پر ٹیکنیکی مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ محکمہ سول سپلائز کے سرورز پر دباؤ بڑھنے سے کئی جگہوں پر ای پوسٹ مشینیں کام کرنا بند کر رہی ہے جس کے بعد راشن کی تقسیم متاثر ہو رہی ہے۔ کئی علاقوں میں مقررہ وقت پر زیادہ افراد کے پہنچنے اور گاڑیوں میں تاخیر کے باعث اسٹاک ختم ہونے کی شکایت بھی سامنے آئی ہے۔ اسی دوران فنگر پرنٹ تصدیق نہ ہونے کی وجہ سے بزرگ اور خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ریاست بھر میں راشن دکانوں پر بڑھتی ہوئی بھیڑ کے بعد محکمہ سول سپلائز کے حکام نے وضاحت کی ہے کہ عوام کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکام کے مطابق راشن تقسیم کے لیے اس ماہ کی 30 تاریخ تک وقت موجود ہے اور تمام اہل افراد کو 3 ماہ کا چاول فراہم کیا جائے گا۔ غیر قانونی گیس سلنڈرز کی ذخیرہ اندوزی اور منتقلی کے خلاف محکمہ سول سپلائز کی کارروائیاں جاری ہے جس کے دوران کروڑوں روپے مالیت کے گھریلو سلنڈر ضبط کر لیے گئے۔ محکمے کے مطابق گزشتہ ایک ماہ میں مختلف مقامات پر دھاووں کے دوران 5081 گھریلو گیس سلنڈرز اور 70 چھوٹے سلنڈرز برآمد کیے گئے جنہیں غیر قانونی طور پر ذخیرہ اور منتقل کیا جا رہا تھا۔ ان کی مجموعی مالیت تقریباً 1.50 لاکھ روپے بتائی گئی ہے۔ اس سلسلے میں 2059 مقدمات درج کیے گئے اور قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔
हुमायूं कबीर के वीडियो के मंजरेआम पर आने से भारतीय जनता पार्टी की 10 साल सियासत बेनकाब हो चुकी है और इस वीडियो ने बीजेपी की बिल्ली को थैले से बाहर निकाल दिया। भारतीय जनता पार्टी इख्तियार में आने के बाद से मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में इख्तियार के हुसूल के लिए मुस्लिम वोट की तकसीम और अक्सरियती वोट को मुत्तहिद करने के लिए काम कर रही है, जो कि मुल्क के जमहूरी व सेकुलर निज़ाम के लिए इंतहाई खतरनाक है। सदर मजलिस बचाओ तहरीक मजीदुल्लाह खां फरहत ने हुमायूं कबीर के वीडियो पर तबसरा करते हुए कहा कि यह वीडियो सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए परेशान कुन नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी जिन जहनों को गंदा करते हुए इन्हें नफरत पर उकसा रही है, इनको भी दावत व फिक्र देता है कि इनका इस्तेमाल किस तरह से तशद्दुद के लिए किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुल्क की सरकर्दा एजेंसियों बिलखुसूस इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट CBI और NIA को इस वीडियो की तहकीक करते हुए इन अनासिर को मंजरेआम पर लाना चाहिए जो मुल्क की सालिमियत के लिए खतरा बन रहे हैं और जिन लोगों को इस मकसद के लिए हुकूमत इस्तेमाल कर रही है। मजीदुल्लाह खां फरहत ने कहा कि मुल्क की कई रियासतों में इख्तियार के हुसूल के लिए जिस तरह वोट की तकसीम और अक्सरियती तबके में खौफ पैदा करते हुए इनके वोटों को मुत्तहिद करने की सियासत की जा रही है, इसे नाकाम बनाना हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है। MBT सदर ने कहा कि हुमायूं कबीर का वीडियो मंजरेआम पर आने के बाद अब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी को भी इस बात का जवाब देना होगा कि वो किस तरह से गुज़श्ता 10 सालों के दौरान मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में बगैर किसी तैयारी के इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और हेलीकॉप्टर में घूमकर इंतखाबी मुहिम चलाने जैसे अखराजात की पाबंदी किस तरह से मुमकिन हो पा रही है। नाज़रीन, इन सब पर आपकी क्या राय है? आप भी अपने ख्यालात कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा।